अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। प्रोग्राम में पनामा केस के हवाले से बात करेंगे। आज वज़ीर आज़म साहब के वकील मखदूम अली खान साहब ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। ये केस कहां पे खड़ा है और एक बड़े ही अहम मोड़ में दाखिल होने वाला है, क्योंकि अगले हफ्ते से दलाइल शुरू होंगे हुसैन नवाज, हसन नवाज और मरियम नवाज के वकील के, जिन्होंने फैक्ट्स पर बात करनी है, जो एविडेंस सामने है, जो पीटीआई ने जमा करवाया है, उस पर दलाइल देने हैं। इसके अलावा प्रोग्राम में बात होगी अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से, जिनके खिलाफ आज एटीसी कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि उनके खिलाफ रेड वारंट जारी किए जाएं, और इसके हवाले से इंटीरियर मिनिस्ट्री को कहा है कि इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान वापस लाया जाए अल्ताफ हुसैन को। मुकदमा उनके ऊपर यह था कि उन्होंने लोगों को इश्तियाल दिलाया है और पाकिस्तान के खिलाफ तकारीर की हैं। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम में बात करेंगे बीबीसी की स्टोरी के हवाले से, जिसको मुतनाज़ा बनाने की भरपूर तरीके से कोशिश की गई। ये स्टोरी अब से चंद दिन पहले आई थी, जिसका उन्वान था पार्क लेन के फ्लैट्स कब खरीदे गए, कब बिके। बीबीसी की रिपोर्ट थी और अथर काजमी साहब इस रिपोर्ट के पीछे जो पब्लिशर थे, जो रिपोर्टर थे, उन्होंने ये कहा था कि ये जो शरीफ फैमिली के फ्लैट्स हैं वो शुरू से ही दो कंपनीज के पास थे। 4 फ्लैट्स 2 कंपनीज के पास थे, नीलसन और नेस्कॉल, और इनकी जो इसमें कभी भी कोई चेंज नहीं हुआ है, इनकी ओनरशिप में कोई तब्दीली नहीं आई है। पहले दिन से ये फ्लैट्स जो हैं वो नीलसन और नेस्कॉल के पास थे। ये स्टोरी पब्लिश हुई थी, लेकिन कल एक और स्टोरी सामने आई। एपीपी की ये स्टोरी थी, यानी कि सरकारी एजेंसी की ये स्टोरी थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि बीबीसी की मैनेजमेंट ने सीरियस नोटिस लिया है बीबीसी की अपनी स्टोरी का, और बीबीसी के रिपोर्टर के खिलाफ, यानी कि अथर काजमी के खिलाफ जो है तहकीकात शुरू कर दी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीबीसी मैनेजमेंट का ये इल्ज़ाम है अथर काजमी पर कि ये एक सियासी पार्टी के हाथों खेल रहा है, और इस रिपोर्ट में, एपीपी की इस रिपोर्ट में अथर काजमी पे ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि इनके ताल्लुकात जहांगीर खान तरीन के साथ बड़े ज़बरदस्त किस्म के हैं, और मौलाना फजल रहमान पर एक अटैक हुआ था उनके घर के बाहर, जिनमें ये रिपोर्टर शामिल थे इमरान खान के भांजे के साथ। ये एपीपी की रिपोर्ट है, यानी कि सरकारी न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट है। बीबीसी ने आज इस रिपोर्ट को मुस्तरद किया है, ये कहते हुए कि हमारे रिपोर्टर की जो स्टोरी थी वो बिल्कुल ठीक थी, हम उसके साथ खड़े हुए हैं, किसी किस्म की इंक्वायरी अथर काजमी के खिलाफ नहीं हो रही। ये बीबीसी ने अपने ट्वीट में वाज़ेह कर दिया है कि स्टोरी के साथ खड़े हुए हैं, जो एडिटोरियल लाइन है हमारी उसके मुताबिक है ये स्टोरी, और इसके अलावा किसी किस्म की इंक्वायरी अथर काजमी के खिलाफ नहीं हो रही है। कुछ देर पहले मेरी ज़ाती तौर पर बात हुई अथर काजमी से, और मैंने इन तमाम इल्ज़ामात के हवाले से पूछा, तो अथर काजमी ने हमें यह बताया कि इस वक्त जो है बीबीसी की मैनेजमेंट ने मुकम्मल डिनाई किया है एपीपी की इस रिपोर्ट को, और यह भी कहा है कि हमारी लीगल टीम जायजा ले रही है, और जिस जिस इदारे ने यह रिपोर्ट पब्लिश की है उस इदारे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अथर काजमी का यह भी कहना था कि जहांगीर खान तरीन के साथ उनके वैसे ही ताल्लुकात है जैसे किसी और सियासतदान के हों, चाहे वो नून लीग से हो या पीपल्स पार्टी से हो, और एक दफ़ा उनकी मुलाकात हुई है जहांगीर खान तरीन से। मौलाना फजल रहमान के अटैक के हवाले से उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आज तक मेरी मुलाकात नहीं हुई है मौलाना फजल रहमान से, तो उन पर अटैक करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। बहरहाल उन्होंने वो इस वक्त टीवी पे नहीं आके अपना बयान दे सकते, क्योंकि वो इस वक्त अपने लीगल टीम के साथ मुशावरत में है, और बीबीसी ने यह कहा है कि जिस इदारे ने ये रिपोर्ट पब्लिश की है उसके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाएगा। और फिलहाल आप जितने भी अखबारात उठा के देख लें जिन्होंने आज ये रिपोर्ट पब्लिश की है, तो उस पर आपको सोर्स मिलेगी एपीपी, यानी कि सरकारी न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट थी, जिसमें जो भी बात की गई है बीबीसी के मुताबिक और अथर काजमी के मुताबिक वो सब गलत है। कोई ऐसा एक्शन बीबीसी के रिपोर्टर के खिलाफ नहीं लिया गया है। आप हुकूमत देखते हैं कि इस न्यूज़ एजेंसी के खिलाफ कोई एक्शन लेती है नहीं, क्योंकि बीबीसी ने तो एक्शन लेने का फैसला कर लिया है। अब बात करते हैं अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से। एटीसी कोर्ट ने आज ये कहा है कि रेड वारंट्स जारी किए जाएं अल्ताफ हुसैन साहब के, और इंटरपोल के जरिए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को कहा है कि उनको पाकिस्तान वापस लाया जाए। इस पर हम बात करेंगे। मुस्तफ़ा अजीज़ाबाद एमक्यूएम लंदन के सीनियर रहनुमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। एटीसी कोर्ट ने आज कहा है कि रेड वारंट्स इशू किए जाएं अल्ताफ हुसैन के, और उनको पाकिस्तान लाया जाए इंटरपोल के जरिए। आपको पता है कि ये हेट स्पीच का केस है। क्या अल्ताफ हुसैन साहब इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान आएंगे या खुद से ही पाकिस्तान आके अदालतों का सामना करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद इकबाल साहब। पहले तो इसमें वाज़ेह हो जाए, ये अदालत का फैसला नहीं, हुक्म है। अच्छा, अब जहाँ तक कि इस हुक्म का मामला है, तो उन्होंने वजारत दाखिला
को इस सिलसिले में करने के लिए कहा है। अब ये वजारत दाखिला से मैं समझता हूँ कि सवाल बनता है कि वो इसकी तामील, इस हुक्म की तामील के सिलसिले में क्या तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे। जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है तो देखिए शहजाद इकबाल साहब, मामला ये है कि एक तबका आबादी पर जुल्म हो रहा है, लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, गायब किया जा रहा है, मावर अदालत कत्ल किया जा रहा है। ये कोई कीड़े मकोड़े नहीं, जीते जागते इंसान हैं। इनको इंसाफ फराहम करने का मामला है। अगर इस तकरीर जिसको बुनियाद बनाकर ये सारे हुक्म जारी किए गए हैं, उस पर आप ठीक है कानूनी कार्रवाई जो आपको करनी है वो आप कीजिए, लेकिन जो लोग मावर अदालत कत्ल कर दिए गए, 100 से ज़ायद जो लोग लापता हैं, उनको भी तो कोई इंसाफ देने के लिए किसी अदालत को हरकत में आना चाहिए या नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुस्तफा अजीजाबादी साहब, लेकिन इस वक्त जो हम मैटर डिस्कस कर रहे हैं वो उन अफराद का नहीं है, अल्ताफ हुसैन साहब का है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये वजारत दाखिला ने फैसला करना है कि किस तरीके से उनको बुलवाया जाएगा, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर इंटरपोल के जरिए कोई कार्रवाई की गई तो वो इंटरपोल के जरिए आएंगे या खुद भी पाकिस्तान आके अपने आप को पेश कर सकते हैं पाकिस्तान की अदालतों के सामने और अपनी सफाई दे सकते हैं कि मैंने कोई इस तरह की स्पीच नहीं की। देखिए, जहां तक अल्ताफ भाई का ताल्लुक है तो वो 22 अगस्त को ही इस सिलसिले में एक बयान, बल्कि 2 मरतबा अपना बयान जारी कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने 22 अगस्त की उस तकरीर के बाद जुमलों के हवाले से मुल्क के सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और तमाम जो अरबाब इख्तियार हैं उनका नाम लेकर उन्होंने और कौम से उन्होंने माफ़ी मांगी, एक नहीं 2 मरतबा। तो मैं समझता हूँ उसके बाद इस मामले को सर, लेकिन कानूनी केस है ये, तो इसमें माफ़ी से तो ख़त्म नहीं होगा। जाहिर सी बात है, अगर अदालत कह रही है कि वो हमारे सामने पेश हो और फिर हम बात करेंगे उनसे, जो भी हो गया उनका जो भी कानूनी जवाब है वो देंगे, लेकिन ये माफ़ी से तो हल नहीं होगा। अदालत तो कह रही है सामने पेश हो। हाँ, तो फिर ये वफाकी वजारत दाखिला से फिर पूछिए कि वो क्या करेंगे इस सिलसिले में। वैसे अल्ताफ हुसैन साहब पाकिस्तानी शहरी भी हैं, बरतानवी शहरी भी हैं, इस हवाले से आपको इल्म है कि कानून क्या कहता है? क्या ज्यादा मुश्किलात होंगी क्योंकि वो बरतानवी शहरी भी है, अगर इंटरपोल के जरिए भी उनको बुलाने की कोशिश की गई? नहीं, कानून की अगर बात कर रहे हैं, मादरत के साथ शहजाद इकबाल साहब, इंतहाई अफसोस के साथ ही कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में कानून नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। कानून की अगर बात करते हैं तो कानून तो ये कहता है कि अगर किसी को आप गिरफ्तार करें तो फिर 24 घंटे के अंदर उसको अदालत में पेश करें। मामला ये है कि सैकड़ों की तादाद में लोग गिरफ्तार हैं और महीनों हफ्तों से वो लापता हैं, उनको किसी अदालत में पेश नहीं किया गया है। कानून कहाँ है शहजाद इकबाल साहब? लोग सरकारी हिरासत में, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जिनके साथ ये हुआ है बहुत ज्यादती हुई है, आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात को एंडोर्स कर रहा हूं। जी, मामला है शहजाद इकबाल साहब, यही तो हमारा देखे ना, हमारा मामला यही है, हमारा कहना यही है कि कानून सिर्फ और सिर्फ एमकेएम के लिए या कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन के लिए नहीं, कानून बना है पाकिस्तान के तमाम शहरियों के लिए, तमाम लोगों के लिए। तो कानून का इतलाक सब पे बराबर होना चाहिए ना। कानून बिल्कुल होता है सर, आपको मेरे ख्याल से आप इस बात से बाखबर होंगे कि रोजाना सुप्रीम कोर्ट में केस होता है पनामा का, जिसमें जो डिफेंडेंट हैं यानी कि जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया हुआ है वो नवाज शरीफ साहब हैं, उनके बच्चे हैं, तो कानून का इतलाक उन पर भी होता है, अल्ताफ हुसैन पर भी होना चाहिए। माफी से तो काम नहीं चलेगा, आपने अदालत में आके बताना है कि वो कसूरवार है या बेकसूर है। शहजाद इकबाल साहब, पाकिस्तान में सिर्फ एक ये पनामा ही मामला नहीं है। जरा आपने कहा कानून का इतलाक सब पर होता है, इसलिए मैं आपको मिसाल दे रहा था कि बिल्कुल होता है, नवाज शरीफ साहब पे भी, हुसैन साहब पे भी होता है। शहजाद इकबाल, हाँ यही तो हमारा यही तो कहना है शहजाद इकबाल साहब, बिल्कुल कीजिए आप अल्ताफ भाई के खिलाफ तो मुल्क की कितनी अदालतों में मुकदमा चल रहे हैं, पाकिस्तान के तमाम थानों में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, थाने कम पड़ गए, मुकदमा जो है वो इतने ज्यादा हैं, तो उनके खिलाफ तो आप कर ही रहे हैं। लेकिन हमारा यही कहना है कि कानून और जिन लोगों ने भी तोड़ा है तो उनके खिलाफ उनको भी तो अदालत में तलब किया जाए कि कैसे ये हो रहा है कि कोई गिरफ्तार होता है और मार दिया जाता है। अल्ताफ हुसैन साहब आज भी पाकिस्तानी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह।
जी, तो फिर क्या वजह है कि जब बरतानवी अदालतें उनको बुलाती हैं, स्कॉटलैंड यार्ड उनसे 6-6, 7-7 घंटे पूछगछ करती है, उसके लिए वो तैयार हो जाते हैं, उनके खिलाफ वो बात भी नहीं करते। लेकिन जब पाकिस्तान की अदालत बुलाती है तो फिर उनको वो कहते हैं कि नहीं देखें हमारे उर्दू स्पीकिंग के साथ क्या हो रहा है, लोगों को लापता किया जा रहा है। उस वक्त ये क्यों फिर एक्सक्यूज दिया जाता है? मैंने यही तो आपसे अर्ज किया ना शहजाद इकबाल साहब कि अदालत ने हुक्म दिया है वफाकी वजारत दाखिला को, तो आप वजीर दाखिला साहब से पूछिए, वजारत दाखिला से पूछिए कि इस हुक्म की तामील के सिलसिले में वो क्या तरीक़ेकार इख्तियार करेंगे। मेरे ख्याल से मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी साहब आपको अच्छी तरह पता है, कहीं तकरीबन आधा दर्जन मरतबा चौधरी निसार साहब कह चुके हैं कि हम फलानी चीज पे कार्रवाई करेंगे अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ, लेकिन वो आज तक हुई नहीं है। इस बात का फायदा उठा रहे हो, इसीलिए तो बार-बार बॉल जो है वो चौधरी निसार साहब के कोर्ट में डाल रहे हैं। शहजाद इकबाल साहब नहीं, बिल्कुल नहीं है आपका, बिल्कुल नहीं है, 100% आपका कसूर नहीं है ना, तो फिर 100% आपका कसूर नहीं है। 21 जनवरी को एमक्यूएम ने कहा था, यानी कि एमक्यूएम लंदन अल्ताफ हुसैन साहब की एमक्यूएम ने कहा था कि हम जो है रैली निकालेंगे और ये पाकिस्तान कौमी मूवमेंट के अम्ब्रेला के अंडर होगी, उनके बैनर के तले होगी। क्या अभी भी उस पर कायम है, रैली है या मंसूख कर दी गई है? देखिए, इसमें तो एक पहली चीज वाज़ेह हो जाए, रैली निकालने का ऐलान हमने नहीं किया था, पाकिस्तान कौमी मूवमेंट ने ऐलान किया था और उन्होंने एमक्यूएम को इसमें मदऊ किया था। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन को इस रैली से खिताब की दावत दी थी उन्होंने, और लेकिन उसके बाद से जो सूरत हाल है वो कौम के सामने है कि इस बड़े पैमाने पर एमक्यूएम के रहनुमाओं कारकुनों को गिरफ्तार करके गायब किया जा रहा है। खुद बेचारे जिन्होंने ऐलान किया था इकबाल काज़मी साहब, उनको भी हिरासत में ले लिया गया, उनका भी अभी तक कुछ पता नहीं है। और जो कुछ भी ये सूरत हाल पेश आ रही है पिछले कई दिनों से, तो उसको सामने रखते हुए जिन लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है या लापता किया जा रहा है, वो आपके हैं या एमक्यूएम पाकिस्तान के हैं? क्योंकि 2 रोज पहले डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमारे चंद और लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है या उनको वो गायब हैं इस वक्त। ये किसके हैं, आपके हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान के हैं? मैं इसका भी जवाब देता हूँ। मैं अगर पहला जुमला मुकम्मिल कर लूँ मैं, तो इससे जो गिरफ्तारियां बड़े पैमाने पे हुई, तो इसकी रोशनी में फिर हमने यही राब्ता कमेटी ने डिस्कस करके यही फिर तय किया कि भाई इन हालात में तो रैली का इनकाद मुमकिन नहीं हो सकता। और फिर वो पीक्यूएम की तरफ से भी मीडिया पर ये ऐलान आ गया कि रैली जो है वो उन्होंने मनसूख कर दी है या मुलतवी कर दी है। अब जहां तक आपने ये कहा, तो देखिए गिरफ्तार यकीनन जो हमसे वाबस्ता हैं उनकी भी बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हो रही हैं, और जो जैसे आपने डॉक्टर फारूक सत्तार के हवाले से बताया, तो जो लोग उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं उनको भी कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। और इस वक्त अगर किसी को आप तो कहते हैं कि उनके पीछे एस्टैब्लिशमेंट है, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब एस्टैब्लिशमेंट के हाथों खेल रहे हैं, लेकिन फिर उनके लोगों को तो गिरफ्तार किया जा रहा है। मैं जवाब दे दूं ना कि इस वक्त जो है पीएसपी, जिसको मतलब हम क्या सभी कहते हैं कि वो साहब जो भी वो एक चंद लोग हैं, उनको बाज कुव्वतें जो है वो लेकर आई और उनको लाया जा रहा है, तो उनके लिए ग्राउंड बनाया जा रहा है, हमारे लोगों को भी ग्राउंड बनाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा अजीज, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया सेगमेंट का। एक ब्रेक के बाद पनामा केस के हवाले से बात करेंगे, अहम मोड़ में दाखिल होने वाला है। आज क्या हुआ है प्रोसीडिंग्स में, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे पनामा प्रोसीडिंग्स के हवाले से, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी एहतजाजी तहरीक का आगाज कर दिया है। आज रैली थी फैसलाबाद तक, लाहौर से फैसलाबाद तक, और बिलावल भुट्टो साहब ने यह कहा है कि हमारे 4 मुतालबात जब तक नहीं माने जाएंगे हम सड़कों पर एहतजाज करते रहेंगे। पनामा केस के हवाले से आज जो कार्रवाई थी उसमें वजीर आजम साहब के वकील मखदूम अली खान साहब ने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए, और अपने आर्ग्यूमेंट्स आज उन्होंने मुकम्मल भी किए। पिछले 4-5 रोज की तरह आज भी जो है ज्यादातर आर्ग्यूमेंट्स उनके लॉ पे थे, आइन पे थे, लीगल आर्ग्यूमेंट्स थे। जो इस केस के फैक्ट्स हैं उस पर कम बात की, और ये कहा कि जब हुसैन, हसन और मरियम नवाज के वकील बात करेंगे तो वो जो है फैक्ट्स पे बात करेंगे। बुनियादी तौर पे 2 चीजों पे आज बात हुई है। एक तो जो डिपेंडेंट का इशू था कि मरियम नवाज साहिबा डिपेंडेंट है या नहीं नवाज शरीफ साहब की, उस पर बात हुई है। कोई तशरीह नहीं की फिलहाल जजेस ने इसकी, लेकिन ये जरूर पूछा गया है कि आपकी नजर में इसकी तशरीह क्या है। तो ये मामला आगे जाके जब आर्ग्यूमेंट्स होंगे मरियम नवाज साहिबा के वकील के, तो उस वक्त जाके
اس کی तशरीह की जाएगी। दूसरा, आर्टिकल 184(3) के हवाले से मखदूम अली खान साहब ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट 184(3) के तहत कार्रवाई जरूर कर सकती है, लेकिन इसका स्कोप क्या होगा, इस आर्टिकल को कैसे एक्सरसाइज करेगी सुप्रीम कोर्ट, इस पर हमें बताया जाए। तो उनके आर्गुमेंट्स जो हैं वो इस हवाले से थे, जो फैक्ट्स हैं इस केस के, उस पर आज कम से कम बात हुई है। दोनों इश्यूज पे हम बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल और सीनियर रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया फरहतुल्लाह साहब, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा वाई लिंक। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। फरहतुल्लाह बाबर साहब, आज जो है एहतजाज का आगाज हुआ है, ये सियासी रिवाइवल की कोशिश है पंजाब में पीपल्स पार्टी की, या बाकायदा जो 4 मुतालबात हैं उनके खिलाफ एहतजाज कर रही है आपकी जमात? देखिए, ये दोनों चीज़ें हैं इसमें। जब पार्टी का इजलास हुआ था उसमें ये फ़ैसला किया गया था कि 27 दिसंबर को बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ऐलान करेंगे। 27 दिसंबर को बरसी के मौके पर ऐलान हुआ। उसके बाद तैयारियां शुरू हो गई और प्लान ये है और था कि हम एहतजाजी तहरीक करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो 4 मुतालबात हैं, पार्लिमान के अंदर और पार्लिमान के बाहर हुकूमत पर दबाव बढ़ाएंगे। पार्लिमान के अंदर दबाव डालने के लिए पहले कदम के तौर पर जो बिल था, प्राइवेट मेंबर बिल, उसको सेनेट से पास करा लिया गया। सो पार्लिमान के अंदर प्रेशर। आउटसाइड द पार्लियामेंट ये फैसला हुआ कि तमाम बड़े शहरों में रैलीज निकाली जाएंगी। उनकी क़ियादत बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ख़ुद करेंगे। आज पहली रैली हुई फ्रॉम लाहौर टू फैसलाबाद। पेशावर को भी हिदायत कर दी गई है और कराची को भी हिदायत कर दी गई है कि वो लोग भी अपनी तैयारी करें। तो आप सड़कों पर रहेंगे जब तक ये 4 मुतालबात? तो अब हम जो है डेली न सिर्फ प्रोविंशियल कैपिटल्स में बट वी विल आल्सो एक्सपेंड इट इनटू अदर सिटीज़ आल्सो। तो अब हम गवर्नमेंट पर प्रेशर बढ़ाएंगे और ताकि हमारे वो 4 मुतालबात, जिसका टॉप मुतालबा ये है कि पनामा लीक्स का जो केस है करप्शन का, ये हमारी नज़र में, हमारी सोच ये थी, हमारे PTI के दोस्तों से इस पे सोच मुख्तलिफ थी, वो ये थी कि पार्लिमान के ज़रिए कानून साजी करके इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। मैं समझता हूँ कि आज जो तहरीक का आगाज़ हुआ है इसका मंतकी अंजाम यही होगा कि पनामा लीक के केस में इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। रैलीज और जलसे बड़े सिंबॉलिक से होते हैं जब आप कोई अपने मुतालबात मनवाने की कोशिश करते हैं। जो असल तरीका होता है वो तहरीक इंसाफ वाला होता है, जाके बैठ जाओ, लॉकडाउन करो, जिससे गवर्नमेंट पे प्रेशर आता है। क्या वो है आपके प्लान का हिस्सा? लॉकडाउन हमने पहले भी कहा था और मैं अब भी कहता हूँ कि लॉकडाउन हमारा इरादा नहीं है। हमारे प्रेशर की वजह से नवाज शरीफ साहब जाएंगे, हमने नवाज शरीफ को बचाना नहीं है। इफ एज ए रिजल्ट ऑफ द प्रेशर ही गोज सो मच द बेटर। आफ्टर ऑल पार्लिमान के अंदर हमारे वक्त में भी अपना यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चले गए थे, एक दूसरे प्राइम मिनिस्टर आ गए। अगर अब ये भी चले जाएं और अपनी ही पार्टी की किसी और को बना लें तो क्या इनको एतराज़ हो सकता है? तो बाबर साहब, जब इतनी अहम तहरीक है तो ज़रदारी साहब क्यों नहीं है इसका हिस्सा? फिर बात वही होगी कि ज़रदारी साहब फहमत की पॉलिसी को फॉलो करेंगे, हार्ड लाइन लेंगे बिलावल साहब। ज़रदारी साहब का पहले ही से प्लान था कराची अमेरिका जाने का। उनका एक पार्ट अमेरिका जाने का उनका अपने इलाज और टेस्ट के सिलसिले में है और यही वजह है कि ये जो इंतखाबात में वो हिस्सा लेंगे, अभी उन्होंने तारीख का ऐलान नहीं किया बिकॉज उनको श्योर नहीं थे कि वो अमेरिका में कितने दिन रहेंगे। ज़रदारी साहब यकीनन वापस आएंगे। उन्होंने ऑलरेडी अपना ये फैसला कर लिया है कि इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, बिलावल साहब भी हिस्सा लेंगे। सही। तो ये कहना कि वो नहीं आएंगे, मेरे ख्याल ये दुरुस्त रीडिंग नहीं है। जो 4 मुतालबात हैं शाह महमूद कुरैशी साहब पीपल्स पार्टी के, उनमें से एक मामला तो पनामा वाला है। आप लोग भी उस हवाले से सड़कों पर निकल रहे थे, पार्लियामेंट में भी आपने एहतजाज किया, कोर्ट में भी है। कितना बेहतर होता अगर आप दोनों पार्टीज मिलकर इस पे तहरीक चला रहे होते और कितना मुश्किल होता वो हुकूमत के लिए हैंडल करना? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने तो पूरी कोशिश की कि मिलके चला जाए। आप देखें जो बिल जिसका सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर जिसका जिक्र कर रहे हैं, उसमें पीपल्स पार्टी का हमने पूरा साथ दिया है और हमारे जितने सेनेटर्स हैं न सिर्फ वो उस बिल के सिग्नेटरीज हैं, हमने वोट भी किया है उस बिल के लिए। और ये हमारे जो हमने एतजाज़ एहसन साहब और हमने मिल के जो TORs पे जो हमने अपना मौक़िफ़ बनाया था, जो अपोजिशन का मौक़िफ़ बन गया, जिसको अडॉप्ट किया गया, उसकी बुनियाद पर ये बिल पेश किया गया। तो ये एक मुश्तरका बिल है अपोजिशन का जो कि सेनेट में पास हो चुका है और हुकूमत की सोच उसके बरक्स है। जहाँ तक ये 4 नुकात का ताल्लुक है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये 4 नुकात वज़नी हैं और मैंने उन 4 नुकात की तायीद भी की है कि चारों नुकात
में हम बिलावल को सपोर्ट करते हैं। सर एक सवाल यहाँ पे अगर मैं कर लूँ, क्योंकि आप लोगों को एक्सपीरियंस है अब सड़कों पे निकलने का, क्या आपको लगता है पाकिस्तान की अवाम फॉरेन मिनिस्टर के इशू पर, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बनाने पर या सीपैक के इशू पर सड़कों पे निकलने के लिए तैयार होगी? ये वो बुनियादी इश्यूज हैं अवाम के जिस पे वो सड़कों पे निकलने के लिए तैयार होंगे? सबसे वजनी जो इशू है वो पनामा की करप्शन का इशू है, और आज पाकिस्तान के शहरी समझते हैं कि करप्शन उनकी तकलीफ़ों की एक बहुत बड़ी वजह है। करप्शन की वजह से मुल्क में सरमायाकारी नहीं होती, सरमायाकारी नहीं होती तो उसका मतलब बेरोजगारी की शक्ल में निकलता है। ये वजनी पॉइंट जो है वो बड़ा वजन है। लोग समझते हैं कि करप्शन की वजह से इदारे मफलूज हो गए हैं। जब इदारे मफलूज हो गए तो उनको इंसाफ नहीं मिलता, और करप्शन की वजह से मुल्क का पैसा चुराया कर बाहर भेजा जाता है और मुल्क के लिए कर्जे लिए जाते हैं और कौम को मकरूज किया जाता है, उससे हमारे नए टैक्सेस लगते हैं। तो लोग अब समझते हैं कि हमारी मुश्किलात में करप्शन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और इस मुल्क का एक छोटा सा तबका है जो यहाँ से पैसा कमाकर बाहर के बैंकों में, बाहर की दुनिया में मुंतकिल करता है, जायदादें बनाता है। मुल्क गरीब हो रहा है और एक छोटा तबका अमीर से अमीरतर होता जा रहा है। वज़ीर आज़म साहब की स्पीच के हवाले से अब आप पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर तहरीक इस्तेकाक भी लेकर आए असेंबली में? जी, हमने फैसला किया है, हमारा इनिशिएटिव था और हमने सबने मिलकर किया है। हमने तहरीक इस्तेकाक भी पेश कर दी है, क्योंकि हम समझते हैं कि जो वो कह रहे थे आज उसके बरक्स कर रहे हैं। वो कह रहे क्या थे? वो कह रहे थे मैं एहतसाब के लिए तैयार हूँ, मैं अपना ख़ानदान एहतसाब के लिए पेश कर रहा हूँ, नंबर एक। नंबर दो, वो कह रहे थे मैं किसी इस्तिस्ना का सहारा नहीं लूँगा। ठीक है, अब यहाँ तजाद आ गया। पब्लिकली कहते हैं कि हम इस्तिस्ना का सहारा नहीं लेंगे पब्लिकली, और अदालत में उनका वकील बहस ही यही करता है कि 248 तो नहीं, लेकिन आर्टिकल 66 के तहत उस तकरीर को जेर बहस नहीं लाया जा सकता, उस तकरीर पर सारा केस मबनी नहीं किया जा सकता। तो सहारा ले भी रहे हैं और कह भी नहीं रहे कि सहारा ले रहे हैं। तो तजादात खुल के जहां इस पर आप चाहते हैं कि पार्लियामेंट में बहस हो वजीर आजम साहब के बयान पे? जो बहस नहीं भैया, पार्लियामेंट के साथ गलत बयानी की गई है। पार्लियामेंट को एक पूरा अपना एक मौक़िफ़ पेश किया गया था, अपनी सफाई पेश की गई थी पार्लियामेंट और अपोजिशन के मुतालबे पर, और जो अदालत में सफाई पेश की है उसमें जो पार्लियामेंट का मौक़िफ़ है उसका तज़किरा ही नहीं है। वो तो कहानी कतरी खत और नई कहानी बन गई ना। वो जजेस ने कहा है कि दो मुख्तलिफ जो हमें पार्लियामेंटेरियन जो सुनाया गया अदालत को उसके बरक्स सुनाया गया। अहम मोड़ होगा पनामा प्रोसीडिंग्स में जब मरियम साहिबा के और हुसैन और हसन नवाज साहब के वकील दलाइल देंगे, तो उस वक्त इन फैक्ट्स पे बात की जाएगी। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, पीपल्स पार्टी आज सड़कों पे निकली है और वो कह रहे हैं तहरीक हमारी जारी रहेगी। कितने खतरे की घंटी है ये आपकी हुकूमत के लिए? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद पीपल्स पार्टी भी सड़कों पर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी पूरी जो उनकी एक सियासी कैरियर है उसमें बड़ी मार खाई हुई है, और वो अपने एहतजाज को भी एक सियासी अंदाज से और जमहूरी अंदाज से करेंगे, और यकीनन एहतजाज उनका हक़ है, और जो उनकी जायज़ बात होगी वो इंशाअल्लाह ताला हुकूमत को मानने में कोई आर भी नहीं होगा, और कभी भी हम इस बात को अना का मसला नहीं बनाएंगे। पाकिस्तान चारों पॉइंट अभी कह दो प्रोग्राम में, चारों पॉइंट कबूल है ताकि तहरीक बंद करें बेचारे अपनी। मैं अर्ज़ करता हूँ, मैं भी एहतजाज की बात कर रहा था कि जो तर्ज़ एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रोड्यूस कराया है, पाकिस्तान की जो एक सियासी चेहरा है वो तब्दील हो गया है। इस वक्त आप देखते हैं कि रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर आपको एक मुकदमा अदालत के अंदर भी, उसे बाद में थोड़ी सी करूँगा जो शाह साहब ने फरमाई है, लेकिन उसके बाद तहरीक इंसाफ दूसरा मुकदमा अदालत के बाहर लगाती है, और वहाँ पे जो अदालत के अंदर जो कुछ बयान किया जा रहा होता है उसे तरोड़ मरोड़ के एक नई शक्ल में मीडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए और उसके बाद टॉक शोज़ के ज़रिए पूरी पब्लिक तक पहुँचाती है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम ये बात पब्लिक को समझा सकें कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह मुकदमा अदालत के अंदर लड़ना है तो फिर उसके बाद ये मीडिया पे लड़ना और सड़कों पे लड़ना, इसकी कोई ना तो कोई मंतक है और ना इसकी कोई गुंजाइश है। मीडिया का हम जाके अदालत के बाद मीडिया पे ये बात करते हैं। अब जो शाह साहब ने ये जो बात की है, पहले इसका जरा मुख्तसर जवाब दीजिए डॉक्टर साहब कि क्या 4 मुतालबात पूरे करेंगे या इनको सड़कों पे रहने देंगे पीपल्स पार्टी को?
نہیں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جی. میں نے آپ سے کہا ہے کہ ہم اسے انا کا مسئلہ نہیں بنائیں گے. اگر ان کے مطالبات ہمیں جائز لگے تو یقیناً ہم انہیں تسلیم کر لیں گے. ہم ایک جمہوری جماعت ہیں, ہم ایک جمہوری جماعت ہیں اور ہم مل جل کے ساتھ چلنے والی بات ہے. اپوزیشن کا عزت اور احترام کرنے والی بات ہے. لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ بات, اس کی تصحیح اور اس کی وضاحت بہت ضروری ہے جو شاہ صاحب نے فرمائی ہے. دیکھیں شاید گزارش یہ ہے کہ آج شاہ صاحب نے فرمایا کہ جناب عدالت میں جو بات کی گئی پرائم منسٹر کے وکیل کی جانب سے وہ یہ تھی کہ جو پارلیمنٹ کے اندر ان کی تقریر ہے اسے زیر بحث نہیں لایا جا سکتا, جبکہ انہوں نے غلط بیانی کی ہے, جبکہ یہ مقدمہ ان کی غلط بیانی پہ ہے. میں بہت ادب سے یہ عرض کروں گا کہ پرائم منسٹر کی تقریر کا آپ کے پاکستان تحریک انصاف کے کیس سے کوئی تعلق نہیں تھا. پرائم منسٹر کی غلط بیانی کا ان کے کیس سے کوئی تعلق نہیں تھا. ان کا کیس بالکل مختلف تھا کہ جی منی لانڈرنگ ہوئی ہے, ٹیکس ایویژن ہوئی ہے, پاکستان میں کرپشن ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب اگر اپنی صفائی دیتے وقت ان کو یہ لگے گا کہ غلط بیانی کی گئی ہے تو اس کے اوپر وہ آرگیو تو کریں گے نا, ظاہر سی بات ہے اس ایشو کو اٹھائیں گے تو صحیح نہ ہو. میں ذرا وضاحت کر دوں بنیاد یہی ہے نا کہ سچ بولا گیا نہیں بولا گیا. اگر آپ نے 4 ہمارے اوپر شہزاد ذرا مجھے آپ نے سب کو ان انٹرپٹیو ٹائم دیا ہے اور مجھے دونوں کا جواب دینا ہے, بلکہ تیسرے آپ اس کا بھی جواب دینا ہے, مجھے آپ بات نہیں کرنے دے رہے. اتنی دیر میں یہ بات میں سمجھا چکا ہوتا. لنک اس کا لنک کرنا بڑا ضروری ہے. اس پہ لنک نہیں, ظاہری بات ہے تو بات مجھے بھی کرنے دیں نا. ظاہری بات یہ بھی ہے کہ مجھے تینوں کا جواب دینا ہے, اس ظاہری بات کو بھی تو پورا کرنے دیں. میں یہ بات کر رہا تھا کہ پھر وہ دوبارہ شروع کرنی پڑتی ہے کہ ان کے الزامات کچھ اور تھے. آج یہ غلط بیانی کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کرانا چاہتے ہیں غلط بیانی کی وجہ سے. اس کا مطلب ہے کہ کرپشن والا الزام بھی غلط گیا, منی لانڈرنگ بھی غلط ہوئی, ٹیکس ایویژن بھی غلط ہوئی, اور چوری ہوئی یہ بھی غلط ہوئی. اب یہ تمام کا تمام مقدمہ غلط بیانی پہ لڑ رہے ہیں. پرائم منسٹر سب سے پہلے ممبر آف دا پارلیمنٹ ہیں, قومی اسمبلی کے ممبر ہیں, اس کے بعد پرائم منسٹر ہیں, اور یہ حق نہ صرف ایم این اے کو بلکہ ایم پی ایس کو بھی حاصل ہے. پاکستان بھر میں آپ موجود تھے ڈاکٹر صاحب, وہاں پر ججز نے کہا ہے کہ وزیر اعظم ہے 20 کروڑ لوگوں کے, ہم اس کو یہ نہیں دیکھ سکتے کہ صرف ایم این اے ہے, وہ 20 کروڑ لوگوں کے وزیر اعظم ہے, اس کو اس طریقے سے دیکھا جائے گا. اس لیے آرٹیکل 184 جو ہے اس کو ایکسرسائز کیا جائے گا. میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ آرٹیکل 66 کے تحت تو مجھے جس بات پہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم وہ بحث جو ہم سپریم کورٹ کے اندر ہوتی ہے وہ آرٹیکل رات کو ہم اپنی مرضی سے انٹرپریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں نے پڑھی میڈیسن ہے لیکن میں آپ کو انٹرپریٹ 66 کر رہا ہوں. یہاں پہ میں تو کہتا ہوں ٹاک شوز پہ یہ باتیں ہی نہیں ہونی چاہیے, یہ تو اندر ہی اچھی لگتی ہیں, لیکن اب اس کی وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ شاہ صاحب نے یہ بات کی ہے, میں اسے مکمل کر لوں کہ پرائم منسٹر کو باعثیت ممبر قومی اسمبلی وہ تمام رائٹس حاصل ہیں. پرائم منسٹر کو باعثیت ممبر قومی اسمبلی وہ تمام رائٹس حاصل ہیں جو کسی بھی ممبر قومی اسمبلی کو حاصل ہیں. ہم نے ابھی استثناء کی بات نہیں کی, لیکن اگر ہم اپنا استثناء کا رائٹ سرنڈر بھی کریں گے تو اس کے باوجود بلا کا نام ہے میں نہیں جانتا ہوں. ڈاکٹر صاحب ذرا عرض سنیں, ہماری بات یہ ہے کہ آپ کا موقف سپریم کورٹ میں, پارلیمان میں اور باہر میڈیا میں اور عوام کے سامنے یہ بدلتا رہا ہے. میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا کہ یہ سپریم کورٹ کا معاملہ ہے, وہ جو فیصلہ کرے گی آپ بھی مانیں گے ہم بھی مانیں گے. میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب, اور آپ وہ یہ ہے کہ جو چیزیں اب سامنے آئی ہیں اور جو بڑا سوالیہ نشان محترم وزیر اعظم کے سامنے پیش ہو گیا ان کے نام کے سامنے, اب اخلاقی جواز وہ ذرا آپ دیکھ لیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سوالات سامنے آئے ہیں کیا اس کے بعد اخلاقی جواز رہتا ہے کہ وہ شخص چیف ایگزیکٹو رہے؟ یہ فیصلہ وہ خود کریں گے, ہم تو ان سے نہیں کہتے کہ تم نکل جاؤ یہاں. دیکھیں فرات البابر صاحب, میں صرف یہ آپ کی بات کا بہت مختصر سا جواب دے دیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب بات یہ کہ یہ معاملہ میں آپ کی بات کا اگر آپ اجازت دیں تو بہت مختصر جواب دے دوں. میں جو بھی ہوگا ہم اس پہ تبصرہ نہیں کریں گے, لیکن جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. کبھی آپ کا موقف ایک ہوتا ہے, کبھی آپ جو ہے پریویلیج کلیم کرتے ہو, کبھی آپ کہتے ہیں کہ پارلیمان کے اندر جو بات ہوئی ہے آرٹیکل 66 کے تحت اس پہ بات نہیں ہو سکتی. یہ آپ نے خود اپنے گرد اپنے سوالیہ نشان ڈال دیے ہیں. اخلاقی جواز رہتا ہے یا نہیں, میں اس کا جواب آپ سے لوں گا. ڈاکٹر صاحب مجھے بریک لینے دیں, میں بریک کے بعد جواب لے لیتا ہوں آپ سے. ڈاکٹر صاحب بریک کے بعد میں جواب لے لیتا ہوں اس کا آپ سے. ایک بریک لیں گے پروگرام میں, اس کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर साहब जवाब दे दें, ब्रेक में जाने से पहले फरतुल्लाह बाबा साहब पूछ रहे थे कि इखलाकी जवाज रहता है वजीर आजम साहब को अपने मनसब पे रहने का? देखें, इसका बड़ा सीधा जवाब है कि अभी हमारे जो दलाइल हैं प्राइम मिनिस्टर की पूरी फैमिली के वो मुकम्मल नहीं हुए। प्राइम मिनिस्टर के वकील ने सिर्फ आइन के उन आर्टिकल्स का हवाला दिया जिसके तहत प्राइम मिनिस्टर को क्या क्या राइट्स हासिल हैं, हमने इस्तिस्ना मांगी नहीं है अदालत से। दूसरी बात यह है जी कि जो पानामा लीक्स में प्राइम मिनिस्टर का बराह रास्त नाम उसमें है नहीं, तो अब बाकी जो चीज़ें हैं वो जो हमारे बाकी वकील हैं वो सारी लेके आएंगे। और तीसरी बात यह है कि आप तो हमें ये बताएं ना, इखलाकी जवाब वो तब हो कि जब आपके 4 इल्ज़ाम आपने हमारे ऊपर लगाए, उनमें से एक भी आप साबित किया हो या उसके हवाले से कुछ सबूत दिए हो, उनको छोड़ के आप प्राइम मिनिस्टर की तकरीर के पीछे पड़ गए हैं, उसे इखलाकी जवाब बना रहे हैं। हमने ये कहा है कि इल्ज़ाम आपके वो हैं, प्राइम मिनिस्टर की तकरीर वो ना मौजूद गुफ्तगू थी, ना उसकी वजह से आपने ये केस किया, और ना पाकिस्तान की आवाम को आपने ये बताया कि प्राइम मिनिस्टर गलत है क्योंकि उन्होंने तकरीर गलत की। आपको तो इल्ज़ाम ही और है, इसलिए आप अब तकरीर को छोड़ के अपने इल्ज़ाम साबित करें। नहीं, लेकिन तकरीर को क्यों छोड़ें डॉक्टर साहब? अगर प्राइम मिनिस्टर फ्लोर ऑफ द हाउस झूठ बोले, अगर झूठ बोले मैं कह रहा हूं, तो क्या छोड़ दें, उसको इग्नोर कर दें कि उस पर कोई ना पार्लियामेंट में बात कर सके? क्योंकि अदालत में बात करें तो आप कहेंगे कि नहीं, आर्टिकल 66 के अंडर उनको प्रिविलेज हासिल है। प्राइम मिनिस्टर ने ना तो झूठ बोला है और ना हमने अदालत से इस्तिस्ना मांगी है। ये बात बिल्कुल गलत है। मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ कि हमने अदालत से इस्तिस्ना मांगी है। हमने सिर्फ अपने राइट्स बताए हैं कि जो मेरे राइट हैं बैसियत मेंबर कौमी असम्बली के, वो राइट प्राइम मिनिस्टर के भी हैं। और हमने ये कहा है कि अगर आप समझते हैं कि हमारी तकरीर में कोई चीज़ ऐसी है, ठीक है, बिल्कुल नहीं मांगी। सही डॉक्टर साहब, मुझे ठीक है, मुझे आगे बढ़ने दें। शाह महमूद कुरैशी साहब, जो 4 बुनियादी इल्जाम थे करप्शन के, मनी लॉन्ड्रिंग के, पैसा बाहर भेजा गया, उस पर आप खड़े हैं तहरीक इंसाफ, या सिर्फ अब जो झूठ वाली बात है, तजाद वाली बात है, उस पर आपका केस डिपेंड कर रहे हैं? बिल्कुल खड़े हैं, बिल्कुल खड़े हैं। और आज देखें, हमने तो ये कहा हमें बताया जाए, मनी ट्रेल का तस्करा इनके पास नहीं है। रिकॉर्ड कहते थे हमारे पास सारे सबूत हैं, सबूत इनके पास नहीं है। बच्चों के वकील की बारी आई, अब बात देखें ना, अब इनकी हिकमत अमली क्या रही है? हिकमत अमली ये रही है इनके वकील की, मखदूम अली खान साहब की, कि जनाब देखिए, इस जायदाद से, इस पैसे से, इन मेफेयर फ्लैट से वजीर आजम का ताल्लुक ही नहीं बनता। ये तो दादा की जायदाद है, पोते को मुंतकिल हो गई, हम बीच में कहाँ आए? ठीक है, अब पोता जो है वो वालिद को 52 करोड़ के तोहफे भेजता है। और जज साहब ने भी कहा कि देखिए, हमारी मशरकी रिवायत में तो बाप बच्चों को तोहफे देते हैं, ये पहली मर्तबा हम देख रहे हैं कि बच्चे बाप को तोहफा दे रहे हैं। और तोहफा क्या, कोई टाई नहीं, कोई घड़ी नहीं, 52 करोड़ का तोहफा। वो कह रहे हैं इसमें गैर कानूनी पैसा है तो फिर गलत है, अगर गैर कानूनी पैसा नहीं तो यही तो बात है ना, कानूनी है कि गैर कानूनी है। कि पैसा बाहर से आता है, फिर यहां से वापस जाता है, ये रोटेशनल जो सर्कल है, ये ब्लैक को वाइटन किया जा रहा है, ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं तो क्या है? नवाज शरीफ साहब बिजनेसेस से अलहदा हो गए, लेकिन अभी भी काफी सारी कंपनीज में वो शेयर होल्डर हैं, तो उनकी अपनी जाती इनकम है। ऐसा नहीं है कि अगर हुसैन नवाज पैसे नहीं भेजेगा तो उनकी जाती इनकम नहीं, उनकी जाती इनकम अपनी जगह पर है बतौर शेयर होल्डर्स। देखें, गलत कह रहा हूं मैं? देखें, गुजारिश ये है जी, गुजारिश ये है कि मैं बिल्कुल रिकॉर्ड पे ये बात कहना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर अमली तौर पे 90s की दिहाई में अपना कारोबार से अलग हो चुके हैं और उनके बच्चे कारोबार कर रहे हैं। पैसा तो कमा रहे हैं ना, तभी तो वो कह रहे हैं मैं लाखों रुपए में टैक्स देता हूं। अगर पैसा प्राइम मिनिस्टर को बेटे ने भेजा है, मुझे ये बताएं कि इसमें गलत चीज क्या है, गैर आईनी क्या है, गैर इखलाकी क्या है, गैर कानूनी क्या है? गैर आईनी, गैर कानूनी, गैर इखलाकी, इसमें कौन सी बात गलत है? 97 में मैं पूछ रहा हूं डॉक्टर साहब, ये अलग हुए, वज़ीर आज़म साहब अलग हुए 1997 में, उन्होंने एक डिसीजन लिया और अलग। मैंने भी यही कहा ना, 90s की दिहाई में, पहले 97 में कह रहा हूं, 97 उन्होंने वहां कोट किया। अब सवाल ये है कि ये जो सारी जायदाद, ये पैसा जो बाहर मुंतकिल हुआ, जायदादें बनी, हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये उससे पहले के पीरियड की कमाई है या उससे पहले के पीरियड का जो पैसा बाहर मुंतकिल किया गया है, ये उससे हासिल किया गया है। ये जो 2006 की कहानी है, ये कहानी हमारे नज़दीक दुरुस्त नहीं है, ये हमारा मौक़िफ़ है। फतुल्लाह बाबा साहब वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब का तो नाम ही नहीं था। आप इखलाकी जवाज का सवाल कर रहे थे कि इखलाकी जवाज है वजीर आजम साहब को अपने मनसब पे रहने का, हो गया, उनका तो नाम ही नहीं है। देखिए, जब आपको आपका बेटा 52 करोड़ देता है और उस 52 करोड़ में से आप अपनी बेटी को देते हैं और फिर वो बेटी जो है अपनी दादी को देती है,
تو پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا، اس کا سورس کیا تھا۔ اس سورس کی کہیں بھی کوئی بات نہیں ہوئی، اور یہ جج صاحبان نے خود بھی اپنے آبزرویشن میں کہا کہ یہ تو ذرا بتایا جائے کہ یہ پیسہ آیا کہاں سے۔ دیکھیں یہ فورم جو ہے، میں آپ کے ساتھ لیگل بحث نہیں کروں گا، آپ نے تو اخلاقی جواز پہ سوال کیا نا۔ موٹی سی بات ہے، کم از کم 1 درجن سوالات اس دوران اٹھے ہیں، 1 درجن کے قریب سوالات اٹھے ہیں، اور ان سوالات کا کوئی جواب نہیں بنتا تھا پرائم منسٹر صاحب کے وکیل سے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کا جواز نہیں ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ساری دنیا کے ممالک میں جہاں بھی یہ واقعہ ہوا، جہاں بھی لوگ ملوث پائے گئے پیناما گیٹ میں، یا انہوں نے استعفیٰ دیا خود، یا آئے پارلیمان کے اندر انہوں نے وضاحت کی اور کہا کہ یہ واقعہ اس طرح ہے، یہ ہمارے ڈاکیومنٹس ہیں، اور پارلیمان نے ان کو بات مان لی۔ پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ اتنا کچھ ہونے کے بعد وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ میں نہیں مانتا، میرے خلاف کچھ بھی نہیں ہے، آپ کا نام وہاں پر، آپ کے بچوں کا نام وہاں پر، آپ سے پوچھا جاتا ہے۔ اور اس وقت جب وہ ڈیووس گئے ہوئے ہیں ورلڈ اکنامک فورم کے لیے، تو وہاں پہ بھی اینٹی کرپشن کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ پاناما نے ثابت کر دیا ہے کہ دنیا میں جو بڑے بڑے چور ہیں وہ پیسہ جمع کر کے پاناما میں ڈالتے ہیں۔ دنیا والے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی پاکستان واحد ملک ہے جس پہ یہ لوگ عدالت میں گئے، چلو وہ تو عدالت کا فیصلہ ہوگا، لیکن اخلاقی سوال پیدا ہوا۔ حقیقت یہ ہے، میں بتاؤں آپ کو کہ اگر کسی نے جینوین سیاست کرنی ہے تو اس طرح کے سوالات کے بعد وہ خود ایک طرف ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میں اپنی پوزیشن کلیئر کروں گا، کلیئر کرنے کے بعد دوبارہ آؤں گا، یا میں دوبارہ عوام کے سامنے چاہتا ہوں انتخابات میں۔ صحیح۔ مجھے ایک اور ایشو پہ ذرا بات کرنی ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بی بی سی کی ایک رپورٹ آئی تھی جس کا عنوان یہ تھا کہ پارک لین کے فلیٹس کب خریدے گئے، کب بکے۔ اس پہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی کہا کہ ہمارا موقف اس سے درست ثابت ہو جاتا ہے، لیکن کل ایک اور جو ہے رپورٹ آئی، وہ اے پی پی کی رپورٹ تھی، یعنی کہ جو سرکاری نیوز ایجنسی اس کی رپورٹ تھی، جس میں کہا گیا کہ بی بی سی کی مینجمنٹ نے رپورٹر کے خلاف ایکشن لینے کا فیصلہ کیا ہے، ان پر انکوائری بٹھائی گئی ہے۔ اس میں یہ بھی کہا کہ اس رپورٹر نے ایک سیاسی جماعت یعنی کہ تحریک انصاف کے ہاتھوں میں کھیلا ہے، جہانگیر خان ترین کے ساتھ اس کے تعلق ہیں، مولانا فضل الرحمان پر اس نے اٹیک کروایا۔ یہ اے پی پی کی رپورٹ تھی جس کو سب نے کوٹ کیا، پی ایم ہاؤس نے اس کے ٹکرز بھیجے، مریم نواز صاحبہ نے اس کو ری ٹویٹ کیا۔ آج یہ پتہ چلتا ہے کہ بی بی سی کی مینجمنٹ نے ڈینائی کر دیا ہے کہ کسی قسم کی کاروائی نہیں ہو رہی، وی سٹینڈ بائی دا سٹوری، رپورٹر کی سٹوری درست ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے، کوئی انکوائری نہیں ہو رہی۔ کون ہے اس کے پیچھے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں میں تو اس کی تفصیلات سے براہ راست واقف نہیں ہوں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس پہ میں کوئی بہت بہتر انداز سے کمنٹ نہ کر سکوں، لیکن میں آپ سے سن رہا ہوں یہ بات۔ میں آج صبح کا اپنی دفتر میں تھا اور اس کے بعد آپ کے پروگرام میں آیا ہوں، میں یہ بات، اور صبح میں سپریم کورٹ میں بھی رہا ہوں، میں تھوڑی سی بات اس پہ کروں گا جو شاہ صاحب نے بات کی ہے کہ ہم اسے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسہ اس انداز سے گیا، پھر آپ اس کا جواب دے دیں گا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو تفصیلات نہیں پتا، لیکن میری بات ہوئی ہے اطہر کاظمی سے جن کی یہ رپورٹ تھی، انہوں نے کہا بی بی سی کے لائرز اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پبلشر کے خلاف ایکشن لیں گے، ان کو عدالت میں لے کے جائیں گے۔ کیا اس سے پہلے آپ ایکشن لیں گے؟ کیونکہ یہ سرکاری ایجنسی ہے نا، تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ ایکشن لیا جائے اگر اس طرح کی غلط بیانی کی انہوں نے۔ نہیں، اگر غلط بیانی ہوئی ہے تو یقیناً اس پہ ایکشن ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کی مزید تحقیقات ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں پاکستان نہیں، پاکستان سے باہر کا ایک انٹرنیشنل ادارہ بھی ملوث ہے، اور اس میں کوئی بھی کارروائی انہوں نے کہہ دیا نا کوئی انکوائری نہیں کر رہے ہوتی ہے یا اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس پہ آگے جا کے مستقبل میں آپ کو اس میں شامل اٹھانی پڑے، اس سے بہتر ہے کہ ایک دفعہ اس کی تمام تفصیلات سے آگاہ ہو جائیں، تمام ڈیٹیل لے لیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کے بارے میں بات کریں یا اس کے بارے سے کوئی ایکشن ہو۔ صحیح، آپ جواب دے دیں فرت اللہ بابر صاحب کی بات کا۔ جی میں یہ گزارش کر رہا تھا جی کہ دیکھیں جو وہ اس کیس کو ثابت کرنے کی بات کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ پرائم منسٹر کے بچوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ہم نے بار بار یہ بات کی ہے، انہوں نے کہا جی کہ دنیا کے جس جگہ کے اوپر پاناما گیٹس کے حوالے سے بات ہوئی، وہاں کے پرائم منسٹر نے یا جو بھی وہاں پہ حکمران تھے انہوں نے اپنے آپ کو الگ کیا۔ ہمارا پہلے دن سے یہ سٹینس ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کا نام پاناما لیکس میں نہیں ہے، اگر براہ راست ان کا نام ہوتا تو صورتحال بالکل مختلف ہوتی۔ ابھی بھی جو ثبوت یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب فلاں چیز نہیں بتائی گئی، جو چیز نہیں بتائی گئی وہ ابھی جو آگے شواہد آ رہے ہیں، میں عدالت کی کارروائی سے آگے نہیں بڑھنا چاہتا، لیکن جو شواہد یا جو تفصیلات حسین نواز صاحب کی یا مریم نواز صاحبہ کی مجھے دینی ہے وہ آپ کو انشاءاللہ آگے سوموار کے بعد آپ کو سارا آپ کے سامنے آ جائے گا۔
एक तो फर्स्ट फैमिली है, दूसरा के माजी के एलिगेशंस एफआईए की रिपोर्ट के मुताबिक सामने है, जिसमें कहा गया था कि पैसा बाहर भेजा गया है, रहमान मलिक साहब की रिपोर्ट में कि पैसा बाहर भेजा गया। तो ये सारे बैकग्राउंड में इसको देखें ना, सिर्फ ये ना देखें कि वजीर आजम साहब का नाम नहीं आया है इसमें। नहीं, मैं तो अर्ज कर रहा हूं कि जिन अफराद का प्राइम मिनिस्टर के बच्चों का अगर नाम आया है तो उनके वकील इनफरादी सतह में वो तमाम तफसीलात कोर्ट के सामने रखेंगे और ये बहुत सारे सामने रखेंगे। ठीक है, अगले हफ्ते बड़ा अहम मोड़ आएगा इसमें। कबल अज़ वक्त है। मुझे ब्रीफली अगर ठीक है शाह साहब ब्रीफली कमेंट करते हैं, ये जो बीबीसी की रिपोर्ट थी, क्योंकि इसमें जहांगीर खान तरीन साहब को कोट किया गया था और पॉलिटिकल पार्टी के हाथों इस्तेमाल हुआ है ये रिपोर्टर। देखिए, वो एक इदारा है, उस इदारे की अपनी एक साख है, क्रेडिबिलिटी है। वो जहांगीर तरीन के कहने पे, मेरे कहने पे, आपके कहने पे, Who's behind it? आपका क्या अंदाजा है? वो उनकी अपनी तहकीक है। वो तो कहते हैं जी, जो एपीपी की रिपोर्ट है, इसके पीछे कौन है? हुकूमत है, और कौन हो सकता है? देखिए, हुकूमत है, उसकी क्रेडिबिलिटी को वो अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोर्स देख लें, किस एजेंसी ने खबर चलाई एपीपी है। अगर वो सरकारी है तो फिर सरकारी खबर हो गई, सरकारी खबर। और अगर फिर पीएम हाउस से ट्वीट्स आ गए और वहां से टिकर्स आ गए, ओनरशिप मिल गई, हो गई, ओनरशिप मिल गई। सही। एक सरकारी खत और भी था मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का, जो कि आपके मुतल्लिक था और जरदारी साहब के मुतल्लिक था, क्योंकि आप लोगों ने बड़ा चौधरी निसार साहब को तनकीद की है कि जो कलअदम तंजीमें उनके लीडर से वो मिलते हैं, वो कहते हैं कि दिफाए पाकिस्तान काउंसिल बनी थी 2009 में, जब आपकी हुकूमत थी, आप स्पोक्स पर्सन थे जरदारी साहब के, और उस वक्त भी वो लीडर्स जो है जरदारी साहब से मुलाकात करते थे। उस वक्त तो आपको तकलीफ नहीं हुई, आज आपको तकलीफ हो रही है। बताओ जी, ये जो चीज़ हुई, ये उस वक्त हुई जब चौधरी निसार साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर ये बयान दिया और कहा कि ये जो सेक्टेरियन आउटफिट और जो दहशतगर्द हैं उनको अलग-अलग देखें, वो नहीं है, और जो दूसरे मिलिटेंट्स हैं इन दोनों में से फ़र्क किया। तो सब लोगों ने कहा कि देखो, पाकिस्तान के अंदर जो फ़िरका वारियत है यही बुनियाद है तमाम मिलिटेंसी की, उस पर हमने उनको बड़ा एहतजाज उनसे किया। और हमने ये भी कहा कि तुम कलअदम तंजीमों के लोगों से मिलते रहे हो, जबकि कानून के मुताबिक कोई कलअदम तंजीम दूसरे नाम से उन्होंने कहा कि जरदारी साहब के साथ मुलाकातें होती थी, रिकॉर्डेड है, तस्वीरें हैं। उन्होंने कहा जी, देखिए, उन्होंने कहा कि जी जरदारी साहब मिले हैं 2009 में अपना डिफेंस ऑफ पाकिस्तान काउंसिल से। मैं आपको बता दूं, मैं अब तरदीद करता हूं, जरदारी साहब नहीं मिले। ये डिफेंस ऑफ पाकिस्तान काउंसिल 2009-2010 में बनी थी, एक प्राइवेट इदारा, इस लिहाज से बना था कि सलाला का वाक़े के बाद ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। इनको एक दिन भी इस्लामाबाद इजाज़त नहीं थी। देवर ऑपरेटिंग रावलपिंडी और लाहौर, जो खुद PMLN का बेस्ट चेन ऑफ पावर है। रिकॉर्डेड तस्वीर वगैरह हैं, तो आप कह रहे हैं कैटेगोरिकली जरदारी साहब की नई मुलाकात भी किसी कलअदम तंजीम के लीडर से, छोड़ रहमान मलिक से भी नहीं। और मैं बताऊं कि एक कलअदम तंजीम के सरबराह ने कहा कि मैं इस्लामाबाद आना चाहता हूं, उसे इनकार किया गया, तो उसने कहा कि मैं जबरदस्ती आऊंगा। PPP ने कहा तुम आके दिखा दो, और वो नहीं आया। वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया। शाह साहब आपका शुक्रिया, फरहतुल्लाह बाबा साहब आपका शुक्रिया, और डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम का फीडबैक भेज सकते हैं आप हमारे सोशल मीडिया पर, तो उसे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।